हाँ, तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है गतिकी, काइनेमेटिक्स, गतिकी। ठीक है, तो गतिकी जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि नाम से पता चल रहा है गतिकी। गतिकी का मतलब क्या हुआ, जो भौतिक विज्ञान विषय है उसको जो अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया गया है, अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया गया है। भौतिक विज्ञान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया गया है, जैसे गतिकी, यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, तरल यांत्रिकी, ऐसी बहुत सारी शाखाएं हैं, है ना। तो उनमें से एक शाखा का नाम है गतिकी। ठीक है, तो गतिकी क्या होती है, अब नाम से आपको पता लग रहा है गतिकी। गतिकी का मतलब हो गया मोशन, मोशन, गति। मतलब इस भौतिक विज्ञान की इस शाखा में हम ऐसे कणों, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो गतिमान हो, या जो गति कर सकती हूँ, या जो गति कर रही हूँ। समझ रहे हो। तो भौतिक विज्ञान की इस शाखा में हम ऐसे कणों या ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो गति कर रही हो, या गतिमान हो, या गति कर सकती हो। तो ये जो शाखा है, इस शाखा को अपन क्या बोलते हैं, गतिकी। मतलब गतिमान वस्तुओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है बताओ, गतिकी। ठीक है, तो ये तो अपने चैप्टर के नाम को समझाया। नाम का मीनिंग क्या है कि हम गतिमान वस्तुओं के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करें तो पहला टॉपिक आपके पास आएगा विराम, विरामावस्था, और दूसरा आएगा आपके पास गतिशील अवस्था। ठीक है, अब विराम अवस्था से क्या समझते हैं आप, रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट, विराम अवस्था। विराम अवस्था का मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु है वो स्थिर है, वो गतिमान नहीं है। वस्तु जो है वो क्या है बताओ, स्थिर है, गतिमान नहीं है। विराम अवस्था का मतलब जैसे कोई वस्तु यहाँ पे स्थित है, अब आप इसे इस समय देखो तब भी यहीं उपस्थित है, 2 मिनट बाद देखो तब भी यहीं उपस्थित है, आधा घंटे बाद देखो तब भी यहीं उपस्थित है। तो इसका मतलब ये कैसी है बताओ, विराम अवस्था में। जैसे आप देख पा रहे हो ये टेबल रखी है, टेबल, ये टेबल किस अवस्था में, विराम अवस्था में। आज देख लो, कल देख लो, 10 महीने बाद देख लो, ये अपने आप कहीं नहीं जाएगी। तो ये किस अवस्था में बताओ, विराम अवस्था में। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो विराम अवस्था का मीनिंग समझ में आया। कोई भी वस्तु जिसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित ना हो, कोई भी वस्तु जिसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित ना हो। समय चाहे बदलता रहे लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आए, तो वो क्या कहलाती है बताओ, विराम अवस्था। क्लियर है। तो आगे देखो, दूसरा था गतिशील अवस्था। गतिशील अवस्था क्या होगी बताओ, जैसे आपके पास ये सड़क है, इस सड़क पे एक कार चलती हुई जा रही है, इस तरीके से, है ना, ये इधर चलती हुई जा रही है, आप इसे देख रहे हो। तो ये जो वस्तु है ये किस में बताओ, गतिशील अवस्था में। क्यों, डेफिनेशन क्या हो गई, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, अलग अलग समय पे वो अलग अलग स्थिति में दिखाई देती है, तो इसका मतलब ऐसी अवस्था क्या कहलाएगी बताओ, गतिशील अवस्था। बोलो कोई दिक्कत इसमें, समझ में। फिर अगला आपके पास टॉपिक आता है बिंदु वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट। बिंदु वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। बिंदु वस्तु क्या होता है कि अगर किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बहुत अधिक है, उस वस्तु के आकार की तुलना में, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बहुत ज़्यादा है, वस्तु के आकार की तुलना में, तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु कहा जाता है। कैसे आप समझना,
जैसे मैं बोलूँ एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का आकार कितना मानते हो? 1 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई, है ना, 1-1.5 मीटर मान लो। तो एक मोटरसाइकिल है, वो बयाना से चली और जयपुर जाके आई, बयाना से जयपुर जा रही है। तो जब बयाना से जयपुर जा रही, बयाना से जयपुर की दूरी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। तो वस्तु का आकार 1 मीटर और दूरी कितनी हो गई? 150 किलोमीटर। अब इन बातों को बोर्ड पे बनाएं, जो मैंने कहा है इन कथनों को बोर्ड पे बनाएं, इमेजिन करें। तो मैं ऐसे कह देता हूँ कि यहाँ पे तो ये बयाना है और यहाँ पे जयपुर है, और ये दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर दूरी बहुत होती है, लेकिन हमने बोर्ड पे कितनी सी दिखाई है? इतनी सी। तो इसकी तुलना में यहाँ पे बाइक चल रही है, तो इसकी तुलना में बाइक कितनी बड़ी दिखाई देगी आपको? है नगण्य, बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, समझ में आ रहा है? बिल्कुल छोटी सी दिखाई देगी, जैसे एक बिंदु सा चल रहा है। आप समझ पा रहे हो? एक तो बयाना से जयपुर बहुत बड़ी दूरी है, तब बाइक को देखो तभी 1 मीटर की दिख रही है। तो इतनी बड़ी दूरी को ही इतना सा कर दिया हमने, तो बाइक का साइज़ क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। तो बाइक किसकी तरह व्यवहार करेगी? बिंदु वस्तु की तरह। एक रेलगाड़ी बयाना से दिल्ली जा रही है, तो फिर वो रेलगाड़ी किसकी तरह व्यवहार करेगी? बिंदु वस्तु की तरह, क्योंकि इतनी बड़ी दूरी को इतनी सी दूरी में दिखा रहे हैं अपन, तो फिर रेलगाड़ी को भी तो छोटा करके देखो। तो बिंदु वस्तु का मतलब समझ में आया आपको? कि यदि किसी भी वस्तु का आकार उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत कम है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत कम है, तो वो वस्तु कैसी कहलाती है? बताओ, बिंदु वस्तु। बोलो कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब आते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार, है ना, गति के प्रकार। पहले लेते हैं दिशाओं के आधार पर। तो दिशाओं के आधार पर लेते हैं, तो पहला पॉइंट आता है आपके पास एक विमीय गति। एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति। एक विमीय गति क्या होती है? ऐसी गति जो एक निश्चित दिशा में हो, और अपना एक होता है, आपने पहले पढ़ा हो, निर्देश तंत्र, रेफरेंस सिस्टम। निर्देश तंत्र क्या होता है? बहुत सारे निर्देश तंत्र होते हैं, गति को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। अलग अलग तरीके से दिखाने का मतलब, जैसे एक मोटरसाइकिल चल रही है, एक आदमी स्थिर खड़ा है, एक आदमी उसी रोड पे दौड़ रहा है, एक ट्रक वाला सामने से आ रहा है। तो जो मोटरसाइकिल चल रही है ना, उसकी स्थिति सबके लिए अलग अलग होगी, सबको अलग अलग महसूस होगी। जो खड़ा है ना, उसको तो ऐसा लगेगा मोटरसाइकिल बहुत तेज़ गई, और जो दौड़ रहा है उसको लगेगा कि मोटरसाइकिल धीरे चल रही है, और जो ट्रक वाला सामने से आ रहा है उसको लगेगा वो मोटरसाइकिल इधर से, सामने से ट्रक, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत जल्दी पास में आ रहे हैं। तो सबको अलग अलग आभास होता है। वो किसके आधार पर? निर्देश तंत्र के आधार पर। डिपेंड करता है कि कहाँ से देखा जा रहा है। जैसे आप स्थिर खड़े होकर चलती मोटरसाइकिल को देखो, तो ऐसे फक से करके निकल जाएगी, ऐसे एक साई सी आवाज़ आएगी और जल्दी से निकल जाएगी। और एक मोटरसाइकिल चल रही है 40 की स्पीड से, और तुम भी अपनी मोटरसाइकिल उसी के बराबर 40 की स्पीड से रख दो, और जब उसे देखो तो कैसा लगेगा कि ये स्थिर है और मैं भी स्थिर हूँ, दोनों एक जगह थे, पहले ये जहाँ था मैं भी वहीं हूँ, ऐसा लगता है ना। तो मतलब किस पे निर्भर करता है? निर्देश तंत्र पे डिपेंड करता है कहाँ से देखा जा रहा है। समझ रहे हो? तो निर्देश तंत्र होते हैं बहुत सारे, उसमें सबसे सरल निर्देश तंत्र क्या माना जाता है, जो आपने पढ़ा है 10th क्लास में? कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। आपने 2 अक्ष पढ़े होंगे, एक्स और वाई, एक जेड और हो गया जेड अक्ष। तो जेड अक्ष ये ऐसे तिरछा नहीं होता है, जेड अक्ष ऐसे होता है यूँ, इन दोनों की लंबवत। आप समझ पा रहे हो? जैसे मान लो ये एक्स अक्ष है,
और ये वाला क्या है, वाई अक्ष। तो जेड अक्ष कैसे होगा बताओ, ये वाला। समझ में आया? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। इन 3 अक्षों की सहायता से किसी भी समय पर किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगा सकते हैं। कौन सी वस्तु कहाँ स्थित है इसका अपन पता लगा सकते हैं इन 3 अक्षों की सहायता। जैसे मैं बोलूँ कि एक वस्तु किसी समय पर यहाँ उपस्थित है 1 मीटर की दूरी पर, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, x निर्देशांक 1 और x अक्ष पे y और z का मान क्या रहेगा, 0। तो y निर्देशांक 0 और z निर्देशांक। अब मैं बोलूँ कोई वस्तु यहाँ उपस्थित है 1 0 0 पे, तो आप समझ जाओगे कहाँ है कि x अक्ष पे 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए या उसकी स्थिति की व्याख्या करने के लिए हम कार्तीय निर्देशांक पद्धतियों को काम में लेते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि गति के प्रकार। तो पहला प्रकार आता है एक विमीय गति। एक विमीय गति को कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी भी वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए या किसी भी वस्तु की गति की व्याख्या करने के लिए यदि एक ही निर्देशांक अक्ष की आवश्यकता हो, एक ही निर्देशांक अक्ष, कितने अक्ष होते, 3 अक्ष। मैं कह रहा हूँ एक ही निर्देशांक अक्ष की आवश्यकता हो तो ऐसी गति क्या कहलाती है बताओ, एक विमीय गति। कितने अक्ष होने चाहिए, एक। जैसे मैं बात करूँ ये कार चल रही है, तो मान ले कि ये मूल बिंदु है और ये कौन सा अक्ष है बताओ, एक्स अक्ष। केवल एक अक्ष ले लिया। अब देखो मैं बोलता हूँ, प्रारंभ में कार x बराबर 0 पे थी, कुछ समय बाद x बराबर 4 किलोमीटर पे आ गई, कुछ समय बाद x बराबर 8 किलोमीटर पे आ गई। तो क्या इसकी स्थिति आपके सामने, मतलब आपके दिमाग में बन रही है, क्लियर स्थिति बन रही है? मैं बोलूँ x बराबर 0 पे, तो आप क्या बोलोगे, मूल बिंदु पे स्थित है, यहाँ रखी होगी। मैं बोलूँ x बराबर 4 पे आ गई कुछ समय बाद, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर आ गई। मैं बोलूँ x बराबर 8 पे आ गई, बोले और 4 किलोमीटर चल ली, मतलब यहाँ से, तो बताओ इसकी स्थिति पता लग रही है, कोई कमी रह रही है स्थिति पता लगने में? कोई कमी नहीं है, क्लियर स्पष्ट हो रहा है। मैं बोलूँ कि बयाना से 3 किलोमीटर दूरी पे गई, उधर 3 और चली गई, तो आइडिया लगा सकते हैं कहाँ पहुँची होगी। तो इसकी स्थिति की व्याख्या करने के लिए कितने अक्ष चाहिए अपन? केवल एक अक्ष। वाई और जेड अक्ष के अनुदिश कुछ बताना पड़ेगा? कुछ नहीं। वाई और जेड निर्देशांक एक्स अक्ष पे क्या रहते हैं, 0 0। तो इनको बताओ या मत बताओ, एक ही अक्ष से काम चला सकते हैं। तो समझ आया? यदि किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए केवल एक निर्देशांक अक्ष की आवश्यकता हो तो उस वस्तु की गति क्या कहलाती है, एक विमीय गति। उदाहरण, जैसे समतल सड़क पर चलती हुई कार, सीधी सड़क, समतल सड़क पर चलती हुई कार। दूसरा उदाहरण, जैसे एक तार बांध देते हैं यहाँ से वहाँ तक, सीधा तार बांध देते हैं एकदम सीधा, और इस तार पे एक चींटी छोड़ देते हैं, चींटी। अब वो चींटी उस तार पे चलती हुई जा रही है, कैसी गति कर रही है, एक विमीय गति, क्योंकि उसकी स्थिति बताने के लिए कितने अक्षों की आवश्यकता है, एक अक्ष। क्लियर? मज़ा आ रहा है ना? मैंने कहा था मैं जो पढ़ाऊँगा एक बार में समझ आएगा, ठीक है? और मैं पूछूंगा भी नहीं कि अच्छा पढ़ाया बुरा, अच्छा ही पढ़ाता हूँ मैं। फिर आगे देखो दूसरा अपन लेते हैं द्विविमीय गति। जो आप जिन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो, दूरी, विस्थापन, वेग, वो अभी आएंगे, थोड़ा सा वेट लगेगा। पहले अपन प्रस्तावना, चैप्टर का प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, निबंध लिखते हैं ना, पहले प्रस्तावना, फिर मध्य भाग, फिर उपसंहार। तो अभी चैप्टर शुरू हो रहा है, तो 2-4 शांति मंत्र बोल रहे हैं अभी, फिर शुरू होगा कार्यक्रम, ठीक है? सरस्वती वंदना चल रही है, मान लो। बेसिक चीज़ें ये जो ज़रूरी हैं जानना। द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन। अब आप समझ गए होंगे इसकी डेफिनेशन क्या आने वाली है, कि यदि किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए कितने अक्षों की आवश्यकता हो, 2 अक्षों की आवश्यकता हो, तो ऐसी गति क्या कहलाएगी, द्विविमीय गति। उदाहरण देखो, कैरम बोर्ड खेला कभी? कैरम बोर्ड ऐसा कुछ होता है, यूं
4 कुएं होते हैं इधर ऐसे, इनमें डूब के मरते हैं वो गोटियाँ, बीच में गोला होता है, यहाँ रखी होती है। तो इसमें मान लो एक गोटी ऐसे जा रही है यूँ, यहाँ आपने स्ट्राइकर मारा और एक गोटी इधर गई यूँ। अब अक्षों को ले लें, तो ये मान लो x अक्ष है और ये कौन सा है बताओ, y अक्ष। अब किसी समय पे मान लो ये गोटी यहाँ है, तो इसकी स्थिति बताने के लिए कितने अक्षों की आवश्यकता पड़ेगी? 2। क्यों? जब ये गोटी यहाँ उपस्थित है तो एक तो यहाँ से x अक्ष से दूरी बतानी पड़ेगी इसकी। मान लो x अक्ष से दूरी कितनी है? 5 मीटर। तो क्या सही स्थिति का पता लग गया? नहीं लगा, क्योंकि 5 मीटर की दूरी तो यहाँ भी हो सकती है, 5 मीटर की दूरी तो यहाँ भी हो, मैं बोलूँ x अक्ष से 5 मीटर की दूरी पर है तो वो तो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी। लेकिन एग्जैक्ट थोड़ी पता लगा अभी। एग्जैक्ट कैसे पता लगेगा? कि जब इधर से भी स्थिति बता दें कि y अक्ष से ये 4 मीटर की दूरी पर। अब ये निश्चित है y अक्ष से 4 मीटर की दूरी पर और x अक्ष से 5 मीटर की दूरी, ऐसा एक ही बिंदु मिलेगा, मतलब एक ही स्थिति मिलेगी। अगर ये आगे बढ़ती है यहाँ तो हम क्या बोलेंगे? x अक्ष से 6 मीटर की दूरी पर चली गई और y अक्ष से 5 मीटर की, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो इसमें कितने अक्षों की आवश्यकता पड़ रही है? 2 अक्षों, 2 निर्देशांक बताने पड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे इस बिंदु की बात करें तो इसका x निर्देशांक कितना हो गया? 5, और इसका y निर्देशांक कितना हो गया? 6। समझ पा रहे हो? x निर्देशांक कैसे नापेंगे? x अक्ष के अनुदिश, तो x अक्ष के अनुदिश कितना चले? 5, और y निर्देशांक कैसे नापेंगे? y अक्ष के अनुदिश कितना मिले? 6। तो कितने निर्देशांक अक्षों की आवश्यकता हुई? 2। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए 2 निर्देशांक अक्षों की आवश्यकता हो तो उसकी गति कैसी कहलाती? द्विविमीय गति। क्लियर? एक और एग्जाम्पल, आप कोई बॉल फेंक रहे हो, यहाँ से फेंक रहे हो, दूसरे आदमी को कैच करा रहे हो, तो यूँ ऊपर फेंकोगे यूँ, फिर वो यूँ जाके और यूँ आएगी दूसरा, तो उसकी किसी भी समय पे स्थिति देखें तो स्थिति को दर्शाने के लिए कितने अक्षों की आवश्यकता पड़ेगी? 2। क्यों? वो बॉल आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है और ऊपर भी। आगे जा रही है मतलब x अक्ष, और ऊपर जा रही है मतलब, तो 2 अक्षों की आवश्यकता पड़ेगी कि आगे तो 4 मीटर पहुंच गई और ऊपर 3 मीटर पहुंच गई, तो 2 चाहिए। तो ऐसी गति भी क्या कहलाएगी बताओ? द्विविमीय गति। लेकिन अगर किसी बॉल को आपने ऐसे गिराया, बॉल हाथ में थी, पकड़ के और यूं गिरा दिया नीचे, सीधी नीचे आ गई, यूं गिराया है बस, सीधी नीचे आ गई, ये कौन सी गति है? एक विमीय गति होगी। जब सीधी नीचे आ रही है तो इसकी स्थिति बताने के लिए कितने अक्षों की आवश्यकता पड़ेगी? 1 अक्ष। केवल कौन सा अक्ष? y अक्ष। और अगर यूँ तिरछा फेंक रहे हो यूँ, उस केस में क्या हो रहा है? आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, फिर आगे, फिर नीचे, फिर आगे, नीचे। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? कोई दिक्कत इसमें? तो ये जो है, ये जो मैंने आपको बताया, ये गति क्या कहलाएगी बताओ? ऐसी जो गति है वो कैसी कहलाएगी? एक द्विविमीय गति। ठीक है, तो अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आगे देखो आप। नेक्स्ट तीसरा लेते हैं, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति। अब इसमें पता होगा आपको क्या डेफिनेशन है। यदि किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए 3 निर्देशांक अक्षों की आवश्यकता हो तो वो त्रिविमीय गति। 3 कैसे? जैसे बंद कमरा है, इस बंद कमरे में एक मच्छर उड़ रहा है, तो उस मच्छर की किसी भी समय स्थिति का निर्धारण करें तो कितने अक्षों की आवश्यकता? 3। कैसे? समझो, मान लो मच्छर उड़ रहा है, किसी समय पे मच्छर यहाँ पे है। अब इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता लगेगी ये यहाँ पे? तो क्या बताना पड़ेगा? इधर से दूरी, मान लो इधर से दूरी 2 मीटर है, तो क्या एग्जैक्ट पता लग गया? नहीं, 2 मीटर तो यहाँ भी है, 2 मीटर तो यहाँ भी है,
यहाँ भी है, यहाँ भी है, नहीं पता लगा, एग्जैक्ट थोड़ी पता है, 2 मीटर तो कहीं भी हो सकती है। तो एक तो ये वाली बताई, मान ले ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष से दूरी बताई 2 मीटर, फिर यहीं पकड़ लूँ, फिर बतानी पड़ेगी इधर से, मान लो जेड अक्ष है तो जेड अक्ष से दूरी बतानी पड़ेगी, ये मान लेते हैं 3 मीटर है। क्या अब ये पूरी स्थिति का पता लगा? नहीं, 2 मीटर और 3 मीटर, तो 2 मीटर और 3 मीटर यहाँ हो गया, लेकिन ये तो इसके नीचे भी तो हो सकता है, यहाँ ये भी 2 मीटर और 3 मीटर, इसके ऊपर भी तो हो सकता है, ये भी 2 मीटर और ये, तो एक चीज़ और बतानी पड़ेगी, क्या? ये खड़ी दूरी ऊंचाई, ये कर देते हैं 4 मीटर। अब फिक्स हो गया ये कि इधर से 2 मीटर की दूरी पर, इधर से 3 मीटर की दूरी पर और नीचे से 4 मीटर की दूरी पर, तो कितनी दूरियां बतानी पड़ी? 3। मतलब एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी और जेड अक्ष से दूरी, 3 बतानी पड़ी। तो कितने निर्देशांक बताने पड़ेंगे? 3। समझ में आए? तो बंद कमरे में उड़ते हुए मच्छर की स्थिति का निर्धारण करने के लिए कितने निर्देशांक अक्षों की आवश्यकता पड़ेगी? बताओ। 3 निर्देशांक अक्षों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी गति क्या कहलाएगी? बताओ। त्रिविमीय गति। तो समझ में आया? ठीक है। अब बात करते हैं गति की प्रकृति के आधार पर, गति के प्रकार। ये तो दिशाओं के आधार पर थे। अब एक गति की प्रकृति के आधार पर, है ना, गति किस किस प्रकार की हो सकती है, उसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति के आधार पर गति के प्रकार। तो प्रकृति के आधार पर यदि अपन गति के प्रकार लें तो पहला आता है स्थानांतरीय गति। पहला कौन सा आता है? स्थानांतरीय गति, ट्रांसलेटरी मोशन। स्थानांतरीय गति, है ना, स्थानांतरीय गति नाम से पता लग रहा है। स्थान परिवर्तन, यदि किसी वस्तु का गति के दौरान स्थान परिवर्तन होता है तो वो गति क्या कहलाती है? स्थानांतरीय गति। स्थान परिवर्तन, जैसे ये मार्कर है, यहाँ था, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गए, स्थान परिवर्तन हो गया। आप यहाँ बैठे हो, थोड़ी देर बाद घर पहुँच गए, स्थान परिवर्तन हो गया। तो कैसी गति है बताओ? स्थान पर, स्थानांतरीय गति। मैं यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ी देर में इधर पहुँच गया, स्थानांतरीय गति। मतलब स्थान परिवर्तन होता है तो गति कैसी कहलाती है? बताओ। स्थानांतरीय। क्लियर है? दूसरी आपके पास आती है घूर्णन गति। घूर्णन गति, इसमें क्या होता है? स्थान परिवर्तन नहीं होता है, एक ही स्थान पर किसी एक ही बिंदु या एक ही अक्ष के सापेक्ष घूर्णन होता है, घूमती है वस्तु। जैसे अपन दरवाजे की बात करें, आप दरवाजे पे बल लगाओ तो ये जहाँ पे जॉइंट है, कब्जे लगे हुए हैं, ये लोहे के कब्जे बोलते हैं। आप जब भी बल लगाओगे तो ये गेट उन्हीं के आसपास, उन्हीं के सापेक्ष घूमता रहेगा। क्या बल लगाने से आपके साथ चला जाएगा? क्या स्थान परिवर्तन कर लेगा? बोलो। इस अक्ष के सापेक्ष ही घूमेगा। समझ रहे हो आप? मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे आया तो स्थान परिवर्तन हो गया। इसको स्थान परिवर्तन नहीं कह सकते। स्थान परिवर्तन तो पूरी वस्तु का होना चाहिए ना, इसका एक सिरा तो वहीं टिका हुआ है। अब जैसे आप यहाँ खड़े हो, आप बोलो मैं यूँ हाथ घुमा लूँ तो क्या स्थान परिवर्तन हो गया? क्या नहीं हुआ? वो तो आप उठ के जाओगे तभी तो होगा। तो इसमें क्या होगा? स्थान परिवर्तन नहीं होता। पंखा घूम रहा है तो ये कैसी गति है? घूर्णन गति। ये क्या, एक निश्चित बिंदु या कोई निश्चित अक्ष के सापेक्ष ही घूमते रहते हैं। लट्टू घुमाते हैं, वो लट्टू धागा बांध के और ऐसे फेंक के, भूल गए होंगे तो पुराने ज़माने की हैं, तो घूमता रहता है। कैसी गति है? स्थानांतरित गति। दिवाली पे चक्कर चलाते, वो घूर्णन गति है। दिवाली पे चक्कर चलाते हैं, कैसी गति है? घूर्णन गति। लेकिन उसमें स्थानांतरित गति भी होती है, क्योंकि जब घूर्णन होता है, चक्कर जब घूमता है तो एक जगह नहीं घूमता, इधर उधर जा रहा है। तो घूर्णन तो कर ही रहा है, साथ में कौन सी कर रहा है? वो स्थानांतरित। ठीक है। अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तब तो वो कौन सी गति है? घूर्णन गति, शुद्ध घूर्णन गति। और अगर स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब वो घूर्णन गति प्लस स्थानांतरित गति दोनों है उसमें। ठीक है। तीसरा आता है आपके पास
कंपन गति या दोलन गति, कंपन या दोलन, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। कंपन गति में क्या होता है, इसमें क्या होता है, वस्तु एक निश्चित अक्ष के इर्द गिर्द कंपन करती है। इर्द गिर्द मतलब उसके दोनों ओर। जैसे कि स्प्रिंग की बात करो, स्प्रिंग को एक बार दबा के और छोड़ दो तो यूं कंपन करेगी। एक जो निश्चित बिंदु था उसके इधर उधर कंपन करती रहती है, बोलो करती है ना। तो ऐसी गति क्या कहलाती है बताओ, दोलन या कंपन गति। पेंडुलम देखा है, घड़ी का पेंडुलम, वो कैसी गति करता है, दोलन या कंपन गति। एक निश्चित बिंदु या निश्चित अक्ष के सापेक्ष इर्द गिर्द मतलब इधर उधर गति करता है, समझ रहे हो। तो वो कैसी गति कहलाती है, कंपन या दोलन गति। तो गति की प्रकृति के आधार पर, गति के प्रकार, ये 3 प्रकार हैं जो मैंने आपको सामने समझाए। ये अकेले अकेले भी दिखाई दे सकते हैं और कॉम्बिनेशन में भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे एक स्प्रिंग को दबा के और छोड़ा, कंपन करने लगी, और जब वो कंपन कर रही है तभी फेंक दिया, तो कौन सी गति हो रही है, कंपन गति प्लस स्थानांतरीय गति, फेंक भी दिया तो कंपन गति प्लस। तो ये अकेली भी हो सकती है, 2 भी एक साथ हो सकती हैं, और तीनों भी एक साथ हो सकती हैं। तीनों कैसे, एक स्प्रिंग को कंपन कराते हुए छोड़ो, फिर उसे यूं घुमाओ और घुमा के और फेंक दो, घूमती हुई जाएगी, आगे भी जाएगी और कंपन भी कर रही होगी। तो तीनों भी हो सकती हैं एक साथ और अलग अलग भी हो सकती हैं। लेकिन जब अपन पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते समय इन गतियों का अध्ययन अलग अलग किया जाता है, क्योंकि तीनों को एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता। एक साथ तीनों चीज़ों का ध्यान रख पाओगे जब अपन स्थानांतरित गति के बारे में अध्ययन कर रहे होंगे, और थोड़ा सा टाइम अगर अपन वहाँ देंगे, है ना, तब तक वो घूर्णन गति बदल जाएगी, तब तक कंपन गति बदल जाएगी। कंपन पे ध्यान दोगे तो वो बदल जाएंगी। तो एक साथ तीनों का अध्ययन करना संभव नहीं है। तो अध्ययन कैसे किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो ये जो चैप्टर है अपना, ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। अब जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उसमें अपन क्या क्या पढ़ने जाएंगे, दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण और इन सब के प्रकार, जैसे वेग के प्रकार, चाल के प्रकार, त्वरण के प्रकार, दूरी और विस्थापन के नहीं होते। तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे पूछूं, दूरी क्या होती है। दूरी आपने पढ़ी है 8th 9th क्लास में। डिस्टेंस, दूरी किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ रास्ता जो तय किया गया है उसकी लंबाई नाप लो, वो लंबाई क्या कहलाती है बताओ, दूरी कहलाती है। समझे। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, डायरेक्ट दूरी, तो वो क्या कहलाती है बताओ, विस्थापन। जैसे बात करें, एक आदमी यहाँ था, यहाँ से चला, ये इधर गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर चला गया, इधर आ गया, इधर आ गया और यहाँ आ गया ये। तो बताओ दूरी कौन सी होगी, दूरी इस पूरे पथ की लंबाई, ये क्या कहलाएगी बताओ, दूरी कहलाएगी। और विस्थापन क्या होगा, ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, इसके बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस, सीधी दूरी, ये क्या कहलाएगा बताओ, विस्थापन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आता है, दूरी और विस्थापन। जैसे अपन बात करें, जैसे रामलाल यहाँ से चला अपने घर से, बाजार गया, पतासी खाई और पतासी खा के अपने दोस्त के घर चला गया इधर, ठीक है। घर से चला, पतासी खाई और पतासी खा के अपने दोस्त के घर चला गया। कारण क्या था, पबजी खेलनी थी उसको, ठीक है। तो वहाँ चला गया, तो ये बी पे पतासी खाई और सी पे चला गया। इधर तो गया ये 5 मीटर,
या इसको छोड़ो, आप मीटर वीटर हो। आप मुझे बताओ दूरी कितनी तय की इसने, दूरी AB प्लस BC, सही है क्या बताओ? दूरी कितनी तय की, AB प्लस BC। मैं बोलूँ इसने कितना विस्थापन तय किया। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। तो विस्थापन कितना हो गया बताओ? AC। बोलो हुआ है? तो ये हो गई दूरी और विस्थापन। इसी को आगे बढ़ेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। दूरी क्या है, दूरी कैसी राशि है, अदिश है या सदिश है, दूरी के मात्रक क्या होते हैं, कैसे नापते हैं, विस्थापन क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, कब दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, कब नहीं हो सकती है, वेग और चाल क्या होती है, कैसे वो आपस में संबंध रखती है, इन सब के बारे में जानने के लिए अगला एपिसोड देखना ना भूलें। आज के एपिसोड में इतना ही, ठीक है।